नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का दोस्तों सेकंड पेपर है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इसकी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 जो है उसको अपलोड किया जा चुका है। और अगर आपने उन यूट्यूब को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग भैया देख लीजिएगा। यूनिट 4 पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जहाँ पर आप जाओगे तो आपके ये सब्जेक्ट का नाम लिखा मिलेगा और उसके अंदर आपकी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद आईडी, यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों की लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है बौद्धिक अक्षमता की, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको पता होनी चाहिए कि भाई बेसिक क्या है बौद्धिक अक्षमता का। तो हम लोग अगर अपने शब्दों में बात करते हैं, कहते हैं भाई जिस बच्चे का जो आईक्यू होता है वो होता है कम, और जिस बच्चे का आईक्यू कम होता है तो हम कहते हैं वो बच्चा क्या है, तो कहते हैं सर बौद्धिक अक्षम है। यानी कि बच्चे का आईक्यू तो कम है लेकिन उसका शारीरिक विकास जो है, उसका जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी तेज हो रहा है। और उस तेज विकास के कारण, विकास तो शारीरिक तेज है लेकिन उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो मानसिक विकास है वो काफ़ी कैसा है, काफ़ी धीमा है, काफ़ी धीमा है। यानी कि बच्चे का आईक्यू जो है वो कम है। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, यही चीज़ आपकी कहलाती है बौद्धिक अक्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। बौद्धिक अक्षम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का संज्ञानात्मक कार्यक्षमता और अनुकूली व्यवहार में कमी होती है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति सीखने, समस्याओं को हल करने और दैनिक जीवन के कौशलों को करने में कठिनाई पाते हैं। देखने को मिलता है कि बच्चा जब पीछे रह रहा है, यानी कि बच्चे का जब मानसिक विकास धीमा है, बच्चे का जब अनुकूली व्यवहार एडेप्टिव बिहेवियर जो है वो धीमा है, वहाँ पर बच्चा सीखने में देरी लाएगा। और कोई भी अगर समस्या हल करनी होगी तो उसमें भी वो देरी लाता है। और जो उसकी एडीएल की एक्टिविटीज़ होती हैं, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं, उसमें भी बच्चा क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है उन चीज़ों को करने में। हम बात करते हैं अवधारणा की, यानी कि कॉन्सेप्ट की, तो कहेंगे बौद्धिक अक्षमता का मतलब मानसिक विकास में देरी होना, जिससे व्यक्ति को ज्ञान और समझ के स्तर पर औसत से कम क्षमताएं होती हैं। ज्ञान और समझ का स्तर जो होता है औसत, यानी कि सामान्य बच्चों से उनके पास जो क्षमताएं होंगी वो कम होंगी। यह अक्सर जीवन की शुरुआत व्यवस्था को पहचानने में आता है। इसके बाद में एटियोलॉजी की बात करते हैं तो कहते हैं बौद्धिक अक्षमता के कारण और भी कोई दिव्यांगताएं हो सकती है, जैसे अनुवांशिक कारक, डाउन सिंड्रोम अगर बच्चे में है तब भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाए, फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम है, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, तब भी क्या देखने को मिलता है कि भैया बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। या गर्भावस्था से पहले आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में पढ़ा होगा, गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के जिसको हम लोग दौरान कह देते हैं, जन्म के समय, जन्म के बाद। तो ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं जहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी या ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। स्वास्थ्य समस्या में बचपन में होने वाली गंभीर बीमारियां, पोषण की कमी और सिर में चोट, इसके कारण भी क्या देखने को मिलता है कि बौद्धिक अक्षमता होती है। प्रचलन की बात कर लें, प्रिवेलेंस की बात कर लें तो कहेंगे विश्व के स्तर पर बौद्धिक अक्षमता का लगभग 1 से 3% आबादी को प्रभावित करती है। हम विश्व के स्तर पर अगर बात करें तो बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है 1 से 3% आबादी को प्रभावित करके रखी है। विभिन्न देशों में, समुदायों में अलग अलग हो सकती है और घटनाएं जीवन की शुरुआत को देखी जाती हैं, जबकि उम्र के साथ ये नहीं बढ़ती। कहेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल में बौद्धिक अक्षमता को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता था, जैसे कि प्राचीन ग्रीक और रोम समाज में इन्हें दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। मध्य युग में वे अक्सर दैवी और शैतानी कारणों के से जोड़ा जाता था और 19वीं और 20वीं सदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्ययन और प्रबंधन में सुधार किया गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़े थे वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें बताई गई थी।
सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में क्या देखने को मिलता है, कहेंगे विभिन्न संस्कृतियों में बौद्धिक अक्षमता जो है अलग अलग दृष्टिकोण देखा गया है। कुछ समाज में इन्हें सहानुभूति और समर्थन मिलता है, वहीं कुछ समाज में इन्हें क्या किया जाता है, कलंकित किया जाता है। इन्हें कलंकित किया जाता है। परिवार का समर्थन और समाज की जागरूकता इस दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। इसके लिए झूठ क्या होता है, मिथ्य क्या होता है, मिथक क्या होता है, तो कहते हैं कि ये बच्चे ये सोच कि बौद्धिक अक्षमता वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, लोगों के अंतर्गत ये धारणा होती है कि भैया क्या कहते हैं कि जो ये बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। इनके बीच क्या होता है, ये धारणा होती है, सोच होती है। यह विश्वास की गई ये स्थिति हमेशा क्या होती है, आनुवांशिक होती है। कहते हैं कि भाई बौद्धिक अक्षमता कैसे हमारे आनुवांशिक ही हमें मिलती है, यह लोगों को विश्वास होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हो सकता है सिर में चोट लगने के कारण हुई हो सकता है कि और कोई कारण हो सकता है कि भाई नज़दीकी रिश्ते में शादी होने के कारण हुआ हो। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये धारणा है कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति समाज के लिए बोझ होते हैं। ये भी क्या है, एक धारणा है जिसको हम लोग मिथक कह सकते हैं, जिसको हम लोग झूठ कह सकते हैं। इसके बाद में हाल ही के वर्षों में बौद्धिक अक्षमता के प्रबंधन और समर्थन के लिए कुछ गतिविधियां हैं, जैसे समावेशी शिक्षा को लागू करना, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए समावेशी स्कूल में पढ़ाई कराना, इनके लिए शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं, जल्दी पहचान और चिकित्सा का उपाय, इसके लिए तकनीकी सहायता यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी है, सहायक टीचिंग एड्स है उनका प्रयोग, और सामाजिक जागरूकता में समाज में जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बौद्धिक अक्षमता में, उनके प्रिवेलेंस में, उनके विस्तार में, उनके मिथक में, और नई नई जो गतिविधियाँ हैं उनके दौरान। हाँ दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती तो आप लोग वीडियो को देख नहीं पाते। तो इससे ये है कि भैया जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर लिंक जो है उसको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी आप वीडियोज़ को देख सकेंगे। बाकी आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी वीडियो देख सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मिल जाएंगी। बात करते हैं 4.2 की, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट विद आईडी, यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चे का क्लासिफिकेशन की बात करता है, छात्रों के वर्गीकरण की बात करता है। बौद्धिक अक्षम बच्चे के छात्रों की वर्गीकरण की बात करता है। कहते हैं कि भैया क्या क्या वर्गीकरण होगा जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चा बौद्धिक अक्षम होगा। तो बात कर लेते हैं बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों का वर्गीकरण। तो कहेंगे भाई बौद्धिक अक्षमता वाले जो छात्र हैं इनके वर्गीकरण में हम लोग पढ़ते हैं क्या भैया, देख सकते हैं आप, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अगर हम कहते हैं माइल्ड बच्चा तो कहते हैं जो इस बच्चे का आईक्यू होगा, जो इस बच्चे का आईक्यू होगा वो कहेंगे भैया 50 से 70 के बीच में आईक्यू होगा, बुद्धि लब्धि होगी। अगर कहेंगे मॉडरेट बच्चे का आईक्यू होगा तो कहेंगे 35 से 50 के बीच में होगा उसका आईक्यू। अगर हम कहेंगे सीवियर बच्चा है, गंभीर बच्चा है, तो उसका आईक्यू होगा तो कहेंगे भैया 20 से 35 के बीच में बुद्धि लब्धि होगी उस बच्चे की। अगर हम कहेंगे गंभीर बच्चा तो कहेंगे 20 से कम होगा उसका आईक्यू। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता, उसकी आईक्यू के अनुसार हम लोग शिक्षित कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा माइल्ड है, माइल्ड लेवल कैटेगरी का है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो कहेंगे छात्र साधारण शिक्षा और सहायक तकनीकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जीवन कौशल और कार्यात्मक कौशल जो है वो बच्चा सीख सकता है, इस पर जोर मिलता है। अगर मॉडरेट लेवल होगा, इन छात्रों को विशेष शिक्षा और ध्यान की आवश्यकता होती है। इनको हम स्पेशल स्कूल में ले जाएंगे और इनको हम सामान्य स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जब हम माइल्ड की बात करेंगे तो माइल्ड बच्चे को हम लोग सामान्य विद्यालय में, और जब हम लोग मॉडरेट की बात करेंगे तो विशेष विद्यालय में। व्यवहारिक जीवन कौशल और सामाजिक कौशल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बात करते हैं गंभीर यानी कि बौद्धिक आपका सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो कहेंगे यह व्यक्ति जो है बहुत गहन और जो व्यक्तिगत सहायता होती हैं, और इनको भैया क्या दैनिक जीवन के जो एडीएल एक्टिविटीज़ हैं
उन एक्टिविटीज़ को हम करा सकते हैं, इनका बुनियादी कौशल जो है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर लें आपके गंभीर, तो हमने कहा 20 से कम, 20 से कम। जब 20 से कम की बात करेंगे तो कहेंगे ये बच्चे जो हैं अपने बुनियादी कौशल को भी सीखने में इनको बहुत कठिनाई होती है, ये बच्चे अपने परिवार पर जो है हमेशा निर्भर रहते हैं, परिवार को उनकी देखभाल करनी रहती है। अगर हम शिक्षा पर्यावरण की बात करें तो इनके लिए भैया समावेशी कक्षाएं बनाएंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएंगे। इनको बेहतर बनाने के लिए बौद्धिक अक्षम बच्चों को छात्र सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाएंगे और विशेष शिक्षा सेवाएं और साधन मुहैया कराएंगे। इनके लिए भैया हम लोग स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम दे सकते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए हम लोग आईपी यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बना सकते हैं, और भैया ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, विशेष कक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। इनके लिए भैया रिसोर्स रूम्स बना सकते हैं, रिसोर्स रूम बना सकते हैं जहाँ पर हम लोग सामान्य कक्षा के साथ साथ अतिरिक्त कक्षाएं प्रदान करेंगे और भैया नियमित रूप से बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे। आवासीय स्कूल भी बना सकते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल भी बना सकते हैं, बच्चा वहाँ पर रहे और भैया बच्चे की विशेष आवश्यकताएं जो है वो पूरी हों। बच्चे को हम लोग शिक्षण में उसको हम आईपी बना करके उसकी ज़रूरतें और कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। बच्चों पर हम कार्यात्मक फोकस कर सकते हैं, जैसे खाना पकाना, सफाई करना, पैसे का प्रबंधन करना, सामाजिक कौशल, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, इनको हम बहुसंवेदी प्रशिक्षण दे सकते हैं। दृश्य, श्रव्य, स्पर्श के माध्यम से हम बच्चों को इंद्रियों के द्वारा सिखा सकते हैं और बच्चे को काफ़ी प्रभावी बना सकते हैं। सहायक तकनीकियाँ जो होंगी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके संचार, लिखने, पढ़ने और इससे संबंधित जो गतिविधियाँ होंगी इनको करवा सकते हैं। बच्चे को आर्गुमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन यानी कि AAC का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अपना यूनिट 4.3 और जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं चैनल पर, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और वीडियोस आप लोग देखते रहेंगे। इस 4.3 को पढ़ाने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अभी हमने एक शब्द लिया था आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थोड़ा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी? डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। बाउंड नहीं भैया, डाउन होता है, बी बन गया है ना। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो कहते हैं भैया इसको हम लोग किसके नाम से, इसको हम लोग मंगोलिज्म के नाम से भी जानते थे, मंगोलिज्म के नाम से जानते थे भैया। इसको 1966 में सबसे पहले परिभाषित किया गया और कहा गया, इसको जो लैंगडॉन डाउन थे इन्होंने इसको परिभाषित किया और कहा इन्होंने जो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, उसमें क्या होता है जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है कि 2 गुणसूत्रों की बजाय यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं यानी कि 1 गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्राइसोमी 21 कहलाता है। गुणसूत्रों की संख्या जब यहाँ पर 21वें गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या होगा कि भैया 2 गुणसूत्र थे उसमें एक संख्या और बढ़ गई यानी कि यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। इस कारण से व्यक्ति के शरीर में जो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं 4.3 की। 4.3 में क्या क्या चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। कहेंगे बौद्धिक अक्षमता छात्रों वाले ताकत और ज़रूरतों की समझ। इन बच्चों की ताकत क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी और उनको क्या क्या ज़रूरतें होंगी। हम कहेंगे भाई बच्चों की जब ताकत और ज़रूरतों का हम पता लगाएंगे तभी बच्चे को हम और बेहतर बना सकते हैं, तभी बच्चे को हम और बेहतर बना सकते हैं। उसकी रुचियाँ, उसकी ताकत, उसकी वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी कमजोरियों और ताकतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए हम क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। तो इसमें आपका स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत कौशल, पर्सनल स्किल की बात करेंगे तो बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों में
छात्र अपने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत कौशल प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्वयं देखभाल, सफाई और बुनियादी खाना पकाने का कार्य। ये इनके पास कौशल हो सकता है। व्यावसायिक कौशल में, व्यवहारिक कौशल में ये छात्र अक्सर व्यवहार, हाथ से किए गए जाने वाले कार्य को बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे बागवानी करना, हस्तशिल्प करना। और यही चीज़ें जब हम बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं तो यही चीज़ें बच्चे को सिखाते हैं। जब बच्चे को हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, सफाई करना, बुनियादी खाना बनाना, स्वयं की देखभाल करना, सेल्फ हेल्प स्किल जिसको हम लोग बोल सकते हैं HSS, यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल, आपसे फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है। इसके बाद में सोशल स्किल की बात करते हैं तो कुछ छात्रों में सामाजिक कौशल होते हैं, जो लोगों से दोस्त बनाना और सामाजिक संपर्क जो है वो उत्कृष्ट होता है। इसकी गतिविधियों में भाग लेकर के सहयोग किया जा सकता है। बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, यानी कि बच्चा बौद्धिक अक्षम है तो बच्चा सृजनात्मक और रुचि कला में काफ़ी बेहतर होगा, चित्रकला, संगीत और नृत्य में काफ़ी बेहतर होगा अगर बच्चा क्रिएटिव है तो। ये छात्र क्या करते हैं, कठिनाइयों को सामना करते हैं और मेहनत करते हैं और बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं सीखने के लिए। इनकी ज़रूरतें क्या क्या होंगी भैया? इनके लिए ज़रूरतें होंगी, जब हम इनको एजुकेशन देंगे तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इनकी व्यक्तिगत सहायता योजना बनाएंगे, आईपी बनाएंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसकी आवश्यकता होगी कि उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं को जो है वो बेहतर किया जाए। विशेष शिक्षा में उनके संसाधन और उसको सेवाएं दी जाएं। एडेप्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाए। इनको सिखाने के लिए संचार उपकरण, ऑडियो बुक्स और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाए, जहां पर ये भैया सीख सके और बेहतर बन सकें। सामाजिक समर्थन इनको दिया जाए। सामाजिक समर्थन में इनके लिए भैया सामाजिक संपर्क और नए नए इनको अवसर दिए जाएं और इनका क्या किया जाए, समाज का कौशल जो है वो विकसित किया जाए, जिससे ये भैया अतिरिक्त सहायता और आवश्यकता इनको मिल सके। इनके भैया स्वास्थ्य और चिकित्सा का भी सहायता इनको दी जाए। कई बार हमें देखने को मिलता है चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, नियमित देखभाल, फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ये यहाँ पर शामिल होता है। इसके बाद में अनुकूली पाठ्यक्रम, एडेप्टेड करिकुलम इनके लिए बनाया जाए, जहाँ पर नई नई TLM का प्रयोग किया जाए। जो उनको सिखाया जाए उनमें क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इनके स्तर को देखते हुए सिखाया जाए और लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाए। इनके जीवन कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, जहाँ पर ये स्वयं देखभाल, धन प्रबंधन, रोजगार कौशल, इसमें ये बेहतर बन सके और स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें। इनका जो भावात्मक समर्थन है, जहाँ पर चिंता, तनाव और आत्मसम्मान की समस्याएं हैं, इनको भी प्रतिबंधित किया जाए और इनको भी क्या किया जाए, बढ़िया किया जाए। कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों की ताकत और जरूरतों को समझने के लिए उनमें अधिकतम क्षमता तक पहुँचने में सहायता या महत्वपूर्ण है कि शिक्षा, परिवार और समुदाय से मिलकर काम करे, ताकि छात्रों को आवश्यक समर्थन और अवसर मिल सके। इसके लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अनुकूली संसाधन, निरंतर सामाजिकता और भावात्मक समर्थन की आवश्यकता होगी, जिससे कि बच्चे का क्या होगा, भलाई होगी। बात करते हैं यूनिट 4.4 की। यूनिट 4.4 में कहता है कि क्या है भैया आपका बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए सीखने की विशेषताएं, संज्ञानात्मक क्रियाएं और जारी किए गए अनुक्रम प्रसंस्करण। तो कहेंगे सीखने की विशेषताएं क्या होंगी? ये बच्चे काफ़ी क्या करते हैं, धीमी प्रोसेस से सीखते हैं। ये बच्चे काफ़ी धीमी प्रोसेस से सीखते हैं, जिसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, नए टूल्स का प्रयोग करते हैं, TLM का प्रयोग करते हैं, बच्चा बेहतर सीखे इसलिए। और हम लोग क्या करते हैं, जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। जो भी जानकारी हम देते हैं उनको हम लोग टास्क एनालिसिस करते हैं उनका, यानी कि क्रिया विश्लेषण करते हैं उनका। कोई भी जानकारी को हम लोग तोड़ तोड़ करके 4, 5, 10 भागों में बच्चे को क्या करते हैं, सिखाते हैं। लिमिटेड अटेंशन स्पैन, यानी कि सीमित ध्यान क्षमता, क्या होता है भैया, इनमें अटेंशन की बहुत कमी देखने को मिलती है। इनका ध्यान जो होता है काफ़ी भटक जाता है और गतिविधि पर ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए इनको हम ऐसी गतिविधि कराते हैं जहाँ पर ये क्या करें भैया, रुचि लगा करके उसको सीखें और बेहतर सीखें। स्मरण शक्ति में की समस्या, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मरण शक्ति में क्या होता है कि ये चीज़ों को याद नहीं रख पाते, ये चीज़ों को याद नहीं रख पाते, इसमें कठिनाई होती है। नई जानकारी को याद रखना और पुरानी जानकारी को पुनः प्राप्त करने में इनको कठिनाई होती है। इनमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, अति संवेदनशीलता होती है। ये शोर, प्रकाश, स्पर्श की जाने वाली बाहरी उत्तेजनाओं को जो है अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। व्यवहार और सामाजिक कौशल में
जो दैनिक जीवन के कौशल हैं सामाजिक इंटरेक्शन है, इसमें कठिनाई होती है। बच्चा क्या करता है, अपने एडीएल एक्टिविटीज़ नहीं करता, और भैया क्या होता है, सामाजिक संपर्क बच्चा नहीं बनाता, सामाजिक इंटरेक्शन बच्चा नहीं करता। इसके लिए सरल कार्यों को पूरा करने और दूसरों को प्रभावित करने से क्या होता है, समस्याएं बेहतर हो सकती है। इसके लिए भैया संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कॉग्निटिव प्रोसेस देखने को मिलती है, जहाँ पर सूचना संस्करण होगा, सूचना प्रसंस्करण होगा, इनको हम जानकारी देंगे, इनके लिए व्याख्या करेंगे और उपयोग करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हम धीमी रखेंगे। इसमें हम बच्चे का समस्या समाधान कर सकते हैं, समस्याओं को पहचानना, उसका विश्लेषण करना, हल करना, और ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अमूर्त सोच जो है उसमें बच्चे के संचार करेंगे, बच्चे का अमूर्त सोच विकसित करेंगे और समझने में कठिनाई होगी। अगर ठोस व्यवहार से रूप से हम बच्चा क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे के संचार और भाषा की यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की, तो इसमें भैया क्या होता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी उनका क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही देरी से होता है। बच्चे में भाषा और संचार जो है बहुत ही धीमी से होता है। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में बच्चों को क्या होती है, कठिनाई होती है। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनके सीखने की विशेषताएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं को समझना, और ताकि वे सही रूप से, सही तरीके से उनको समर्थन मिल सके और शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षकों और परिवारों को इन बच्चों के लिए विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो गतिविधियां हैं वो अनुकूलित की जाए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 4.5 की, जहां पर बच्चे की बौद्धिक अक्षम बच्चे के अक्षमता के स्तर की बात कर रहा है और इसके सीखने की विशेषताओं के बारे में संबंध यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो अभी हमने बताया कि भैया बच्चे का माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि हल्की बौद्धिक अक्षमता, कहेंगे बच्चे का IQ 50 से 70। शिक्षण में हम सामान्य कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं और भैया इनको हम अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं। सीखने की गति क्या होगी, सीखने की गति जो होगी वो काफ़ी धीरे होगी और हम नियमित कक्षाओं में शिक्षा कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। सामाजिकरण जो होगा, सामान्य सामाजिकरण बच्चे का देखने को मिलेगा और सामान्य संकेतों को बच्चा समझेगा। क्या करेगा, समझने में कठिनाई होगी, समझेगा नहीं, कठिनाई होगी। बात करेंगे मॉडरेट की, तो कहेंगे 35 से 50 का IQ। ऐसे कक्षा में जो बच्चे होंगे वो कक्षाओं को बेहतर रूप से, विशेष शिक्षा में बेहतर रूप से प्रदर्शन करेंगे। सरल और ठोस जानकारी क्या होगा, धीरे धीरे और अमूर्त विचारों को हम समझाने में इनको क्या होगी, कठिनाई होगी। इसके बाद में गंभीर बच्चे जो भैया इनको हम व्यक्तिगत शिक्षा ही दे दें, अगर हम इनको ADL की एक्टिविटीज़ ही सिखा दें वो बहुत अच्छी बात होती है। ये बहुत धीमे होते हैं और कौशल सीखने में बहुत लंबा समय लेते हैं। निरंतर इनको क्या होता है, पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। बार बार हमें जो भी चीज़ें सिखानी हैं इनको पुनरावृत्ति की आवश्यकता होगी। गहन बौद्धिक क्षमता 20 से नीचे होगा, जहाँ पर कहेंगे बच्चा बहुत गहन यानी कि हमेशा जो होगा बहुत अपने बुनियादी कौशलों को भी सीखने में उसको बहुत ज़्यादा समर्थन देना होगा। और क्या होगा, बच्चा बहुत धीमे सीखेगा, बच्चा सामाजिक संपर्क नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम सीखने की विशेषताओं के स्तर के अनुसार जो उनका संबंध प्रबंधन करेंगे वो कैसे करेंगे, तो कहेंगे भैया अगर बच्चे में माइल्ड कैटेगरी है तो कहेंगे भैया कि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे, TLM का प्रयोग करेंगे। सरल निर्देशन और दोहराव की आवश्यकता होगी। रोजमर्रा के कार्यों में बुनियादी कौशल और जो कार्य हैं इसमें हम लोग समझ विकसित करेंगे, और जो भी सामूहिक गतिविधियां हैं, सामूहिक घटनाएं हैं, उनमें बच्चों को शामिल करेंगे। जो अपने मध्यम होंगे, मॉडरेट होंगे, उनको हम सरल, ठोस और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से सिखा सकते हैं। दैनिक जीवन के कौशलों को और स्वयं देखभाल के कौशलों को इनको हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही आपका गंभीर और गहन अध्ययन वाले बच्चे जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो इस प्रकार से जो आपका यूनिट 4 है वो समाप्त होता है, और इसमें आपका सभी चीज़ें, यूनिट 4 में सभी चीज़ें आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कैसे आप बच्चे को पढ़ाओगे, कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप प्रयोग करोगे, और बच्चे का स्तर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी जो आपको बता दी गई हैं। और आप सभी का एक उत्तरदायित्व है कि सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, और बहुत ही जल्द आपका यूनिट 5 भी यहां से अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।